हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, हमारा ये पर्वतों के बारे में टॉपिक चल रहा था, तो आइए शुरू करते हैं। कल हमने यहाँ तक किया था अरावली श्रेणी के बारे में, तो आइए दोस्तों आगे शुरू करते हैं हम। अरावली श्रेणी के बारे में क्या बताया था, ये इस श्रेणी का निर्माण 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, और यह विश्व की सबसे क्या है प्राचीन पर्वत श्रृंखला में से एक है। अरावली के पश्चिम की ओर माही नदी और लूनी नदियाँ निकलती है। ध्यान रखना कौन कौन सी, माही नदी और लूनी नदियाँ। लूनी नदी कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। किस में हो जाती है लुप्त, मतलब गायब हो जाती है कच्छ के रण में। फिर आगे ऐसी नदियाँ जो शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है तथा वर्षा पर निर्भर होती है, इनका प्रवाह बहुत कम समय के लिए होता है और यह धरातल पर ही गायब हो जाती है, लुप्त हो जाती है, तो अल्पकालीन नदी कहलाती है। क्या कहलाती है, मतलब अल्पकालीन, मतलब थोड़े समय वाली नदी कहलाती है। फिर आता है विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी में यह श्रेणी क्या, नर्मदा सोन भ्रंश के उत्तर में उसके समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। यह अत्यधिक पुरानी और कैसी है, घर्षित मोड़दार पर्वत श्रेणी है। और यह मालवा पठार के उत्तर जिसमें क्या झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। किसको, विंध्याचल श्रेणी किसको, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से। फिर इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 450 से 600 मीटर है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर भारनेर, कैमूर और पार्श्वनाथ पहाड़ियों के रूप में झारखंड तक लगभग कितनी 1200 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। फिर आता है सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी दक्कन पठार का ही भाग है। किसका भाग है, दक्कन पठार का। फिर जो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, इसके दोनों ओर नर्मदा और ताप्ती की भूभ्रंश घाटियां हैं। फिर संरचनात्मक दृष्टि से सतपुड़ा को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। इस पश्चिम से राजपीपला की पहाड़ियाँ और मध्य में महादेव पर्वत तथा पूर्व में मेकाल पर्वत, इन 3 श्रेणियों में बांटा गया है। फिर है धूपगढ़, जो कितना 1350 सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, जो पचमढ़ी पहाड़ी पर स्थित है। ये दोस्तों एक एक बात इसमें सारी इम्पोर्टेंट है, जो भी को दे रखा है टॉपिक, एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है सारी। ब्लॉक पर्वत या क्या बोलते हैं इसको, होस्ट। फिर है वह पर्वत जिसका निर्माण भ्रंशों के बीच स्थल के उत्थान, ऊपर उठने अथवा भ्रंश के बाहर भूमि के नीचे धंसने द्वार से होता है। कौन सा, किसको बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत जो जिसका निर्माण भ्रंशों के स्थल के उत्थान, मतलब जो छोटे मोटे पत्थर उत्तर होते हैं, उठने बाहर भूमि के नीचे धंसने पर या बाहर आने पर होता है, और अर्थात समांतर भ्रंशों के बीच भूखंड के ऊपर उठ जाने से अथवा 2 समानांतर भ्रंशों के बाहरी भूखंडों के नीचे धंस जाने से निर्मित उच्च भूमि या पर्वत को ब्लॉक पर्वत या होस्ट पर्वत कहते हैं। इस पर्वत के बीच स्थित निम्न, एक मिनट रुको दोस्तों, क्या है, इस पर्वत के बीच स्थित निम्न भूमि को क्या बोलते हैं, ग्राबेन कहते हैं। फिर आता आगे, इसका आकार कैसा है, मेज के आकार जैसा, जिसका ऊपरी भाग कैसा है, सपाट, मतलब समतल है बिल्कुल, और किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। ऐसे पर्वतों की उत्पत्ति भ्रंशों के कारण होती है, अतः इन भ्रंशोत्त पर्वत भी कहा जाता है। फिर जर्मन भाषा में इसे क्या कहते हैं, होर्स्ट कहते हैं। फिर विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य नर्मदा घाटी स्थित है। किसके, विंध्याचल और सतपुड़ा, इम्पोर्टेंट। फिर है इस घाटी में नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में जल विसर्जित करती है। इस घाटी में नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में जल डालती है अपना। फिर विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के बीच भूभाग के नीचे की ओर धंसने से इस घाटी का निर्माण हुआ। विंध्याचल और सतपुड़ा की जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी उनके उससे नीचे धंसने से। फिर मेकाल पठार छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित। कहाँ पे, मेकाल पठार छत्तीसगढ़ राज्य में। मेकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक कितना है, 1064 मीटर है, जो पुरानी शैलों से निर्मित एक ब्लॉक पर्वत है। फिर अमरकंटक कई नदियों का उद्गम स्थल है। अमरकंटक पर्वत के पश्चिम की ओर से कौन सी नदी, नर्मदा नदी, और उत्तर की ओर से
सोन नदी और दक्षिण की ओर से कौन सी महानदी निकलती है। फिर आता है नर्मदा नदी संपूर्ण पठारी क्षेत्र को दो भागों में बांटती है। नर्मदा और तापी दोनों नदियों ने संकीर्ण कछारी मैदान का निर्माण किया है। ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है। फिर इस पठार में के पूर्व में पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ अत्यधिक कटी छटी है और सोन, चंबल तथा दामोदर नदियों की दिशा से स्पष्ट है कि प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर दक्षिणी भाग में इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की दिशा से स्पष्ट है। फिर आता आगे यहाँ की पहाड़ियों को काट कर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ बहती है और उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। इस पठारी भाग में अनेक चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ और गुंबदार पहाड़ियाँ, जिसके दो मुख्य भाग है। कौन कौन से? मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। फिर आता मध्य उच्च भूमि किसे कहते हैं? नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर प्रायद्वीपीय किसको बोलते हैं, जिसके तीनों तरफ पानी होता है, फिर अधिकतर भागों पर फैला है, मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। फिर आता है कि मध्य उच्च भूमि का अधिकांश भाग किसके? मालवा का पठार कहलाता है। यह पठारी भाग पूर्व में महादेव श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली और मध्य में विंध्य श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। फिर इसके पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र विस्तृत है। यहाँ बहने वाली नदियों में चंबल, सिंधु, केन, बेतवा है, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और इस प्रकार से इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। इसका ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। यह भाग पश्चिम से चौड़ा और पूर्व में कैसा है? भीड़ा है या पतला है, संकीर्ण है। फिर इसका पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि का सुदूर पूर्व का विस्तार मुख्यतः दामोदर और स्वर्णरेखा नदियों द्वारा अप्रवाहित है, जिसे छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। फिर इसका विस्तार बिहार राज्य के गया जिले के दक्षिणी सीमा तक है। विंध्याचल के दक्षिणी में इन्हीं के समानांतर सतपुड़ा पर्वत और तथा पूर्व में कौन सा? अमरकंटक और छोटा नागपुर का पठार है। फिर छोटा नागपुर के पठार में बहने वाली दामोदर नदी की घाटी में प्रसिद्ध क्या है? कोयला पट्टी है। इस क्षेत्र में कोयले के अतिरिक्त और क्या है? अन्य खनिज भी पाए जाते हैं। कौन कौन? छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में पाए जाने वाले पाट प्रदेश, अभ्रक और कौन से? बॉक्साइड के निक्षेप है, मतलब ये मिलते हैं। फिर दंडकारण्य क्षेत्र दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है, जिसका विस्तार उड़ीसा, कोरापुट और कालाहांडी जिला, छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला तथा आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी, विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम जिलों में लगभग कितना? 89,078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। फिर दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3,000 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। फिर कार्बोनिफेरस युग के पहले यह क्या? गोंडवाना लैंड का ही एक भाग था। फिर कार्बोनिफेरस युग में दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी बेसिन में यह कोयले का निर्माण हुआ। क्रीटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन टैप का निर्माण हुआ था। फिर इसी काल में दक्कन पठार के पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैले, जिसको आग्नेय शैलों का बोलते हैं, का निर्माण हुआ, आग्नेय शैलों का। फिर इन आग्नेय शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ और जिसके काली मृदा का निर्माण हुआ, इनके बिखरने से या टूटने से। फिर दक्कन के पठार के अंतर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य के अधिकतर भाग आते हैं। यहाँ लावा की अधिकतम अनुमानित गहराई कितनी है? 2,134 मीटर है, किंतु पूर्व और उत्तर की ओर गहराई कैसी है? कम है इसकी अपेक्षा। फिर आता है इसके पश्चिमी हिस्से में सह्याद्री की पहाड़ियाँ हैं और महाबलेश्वर कितना? 1438 मीटर सह्याद्री की प्रमुख चोटी है, जहाँ से कौन सी नदी? कृष्णा नदी निकलती है। इस पठार के पूर्वी भाग को क्या बोलते हैं? विदर्भ
कहते हैं। और धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में, जो क्या है रूपांतरित शैलों से बना है। किससे बना है? रूपांतरित शैलों से। इस पठार के पश्चिमी भाग में क्या बाबा बुदान की पहाड़ियाँ और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। किसमें? धारवाड़ के पठार में, जो कहाँ है? कर्नाटक में। फिर आता आगे दक्षिणी के पठार प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी स्थित है। फिर पूर्वी घाटी की औसत ऊंचाई कितनी? 900 से 1100 मीटर है, जिसका विस्तार पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के समानांतर महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक दक्षिण पूर्वी दिशा में कितना 1800 किलोमीटर की लंबाई में फैला है, जो सतत नहीं है बल्कि ये अनियमित है, मतलब कि एक सेम नहीं है या समान नहीं है, घटता बढ़ता रहता है। क्योंकि महानदी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आदि नदियों ने इसे जगह जगह पर क्या कर दिया है, मतलब अपरदित कर दिया है, इसे तोड़ दिया है। फिर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों इसे विभाजित करती है, नदियाँ इसे विभाजित करती है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, भागों में बांटती है मतलब। फिर आता है कि यह पश्चिमी घाट से कैसा है? बिल्कुल अलग है, और यह अधिक कटा छटा तथा पहाड़ियों के रूप में है। ओडिशा में महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में नल्लामला, पालकोंडा, वेलिकोडा, नगारी तथा तमिलनाडु में पंचमलाई, सेवराय, जवादी, पालनी तथा वेलंगिरी पूर्वी घाटी की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। दोस्तों मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितनी इम्पोर्टेंट बुक है, ये जो मैं करवा रही हूँ कितना इम्पोर्टेंट है, सारा एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है ये सारी, तो ध्यान से पढ़ना इसको। ने पहाड़ियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अलग की गई है। ये नदियाँ उपजाऊ मैदान तथा डेल्टा का निर्माण करती है। फिर आता है समुद्र तल से 400 से 500 फीट ऊंचे पठार के पास सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम कस्बे के समीप है, मतलब स्थित है, जो लगभग कितनी है 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत पूर्वी घाट का हिस्सा है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन कौन सा? यारकौड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। किस पर है? सेवराय पहाड़ियों पर। फिर आता है कि पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में फैला है। इन्हें पूर्वाद्री श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। यह श्रेणी तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित नीलगिरी में सह्याद्री पश्चिमी घाट से मिल जाती है। सह्याद्री को क्या बोलते हैं? और पश्चिमी घाट। फिर पूर्वी घाट प्राचीन मोड़दार वलित पर्वत का अवशिष्ट रूप है। इसका सर्वोच्च शिखर विशाखापट्टनम चोटी कितनी 1680 मीटर है एवं महेंद्रगिरी 1501 मीटर दूसरी सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जहाँ पे इधर तमिलनाडु है और इधर केरल है, तो ये दोनों जहाँ पे होते हैं यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ है। फिर आगे सह्याद्री और पूर्वाद्री पूर्वी घाट, सह्याद्री किसको? पश्चिमी घाट को, और पूर्वाद्री पूर्वी घाट को, जो के बीच पठारी भाग को कई स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। तेलंगाना का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही एक क्या है? भाग है। फिर प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी भाग को बघेलखंड और छोटा नागपुर पठार के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? मेघालय का पठार, कार्बी आंगलांग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं कौन कौन सी? गारो, खासी तथा जयंतिया फैली हुई है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही क्या है? भाग है या विस्तार है, जो भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा अलग हो गया था। मालवा का पठार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कहाँ पे? मालवा का पठार छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में, जो ज्वालामुखी शैलों से निर्मित है। किससे बना है? जो ज्वालामुखी शैलों से बना, चट्टानों से बना। फिर इसकी उत्तरी सीमा अरावली, दक्षिणी सीमा विंध्याचल श्रेणी और पूर्वी सीमा क्या है? बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। फिर आता है हमारा पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। पूर्वी घाट की 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई कितनी है? 1000 से 1300 मीटर है। पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर में ताप्ती नदी के बाएं तट से प्रारंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक कितना 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। फिर आता है यहाँ 4 प्रमुख दर्रे हैं। कौन कौन से? उत्तर से दक्षिण में है थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सेनकोटा। किस पे है ये? पश्चिमी घाट पे।
थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सेनकोटा। फिर आता है यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है बल्कि क्या है, ये प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भ्रंश कगार है, मतलब उसके टूटने फूटने से ही इसका निर्माण हुआ है। फिर पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यहाँ वर्षा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट पर्वत नीलगिरी की पहाड़ियों द्वारा पूर्वी घाट से मिल जाता है। किससे मिल जाता है? पूर्वी घाट से। इधर ये है और फिर इधर से आके दोनों मिल जाते हैं। फिर दक्षिणी नीलगिरी पहाड़ियों में दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुडी कितनी है? 2695 मीटर है, जो अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। अन्नाईमुडी की चोटी जो कि क्या है, सबसे ऊंची है दक्षिण घाट की, दक्षिण की ओर से पश्चिमी घाट की। फिर आता पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा तथा कर्नाटक में सादरी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? सादरी, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम। फिर इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर है। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी सादरी और दक्षिणी सादरी। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी सादरी तथा दक्षिणी सादरी को विभाजित करता है कितना? 16 डिग्री। फिर जो गोवा से होकर गुजरती है। फिर आता है उत्तरी सादरी की ऊपरी सतह पर लावा के निक्षेप पाए जाते हैं, जबकि दक्षिणी सादरी मुख्यतः आर्कियन शैलों से निर्मित है। किससे? आर्कियन शैलों से। उत्तरी सादरी का सर्वोच्च शिखर कलसुबाई कितना है? 1696 मीटर है, जबकि दक्षिणी सादरी का सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख कितना? 1892 मीटर है। फिर दक्षिणी सादरी का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पुष्पगिरी कितना? 1714 मीटर है। पुष्पगिरी के समीप से ही कौन सी नदी? कावेरी नदी निकलती है। फिर आता डोडा बेटा की पहाड़ियाँ पर्वत श्रेणियाँ। फिर डोडा बेटा कितना? 2637 मीटर दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु के मिलन बिंदु पर स्थित है। फिर आगे इलायची पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिणी पश्चिमी घाट में, केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में कौन सी? अन्नामलाई की, और उत्तर पूर्व में पालनी पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में कौन सी? अगस्तमलाई पहाड़ियाँ स्थित है। फिर आते हैं हमारे दर्रा किसे बोलते हैं? सबसे पहले दे रखे जो पहाड़ियाँ और पर्वत क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्ग जो होते हैं, मतलब आने जाने के जो रास्ते होते हैं, जो किसी पर्वतों द्वारा और पहाड़ियों द्वारा बनाए गए हैं, उनके बीच में से जो रास्ता निकलता है उसको क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। फिर भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? सबसे पहले दे रखा है कौन सा दर्रा? काराकोरम का दर्रा। यह दर्रा कहाँ है? लद्दाख में काराकोरम पहाड़ियों के बीच में स्थित है। फिर इस दर्रे से होकर यारकंद एवं तारिम बेसिन का मार्ग गुजरता है। किसका? यारकंद और तारिम बेसिन का मार्ग। फिर यह भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। यह 5540 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फिर है जोजिला दर्रा। यह दर्रा लद्दाख में समुद्र तल से लगभग कितना? 3528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। किसको? श्रीनगर को। यह किस मार्ग पर? NH1 पर स्थित है। यह दर्रा शीतकाल में अत्यधिक बर्फबारी के कारण क्या हो जाता है? बंद रहता है। फिर 19 मई 2018 को जम्मू कश्मीर के लेह में एशिया की सबसे लंबी सुरंग कौन सी? जोजिला सुरंग का शिलान्यास किया गया, मतलब कि बनाई जाएगी, इसका शिलान्यास किया गया। फिर यह लगभग 6800 करोड़ रुपए की लागत से, अब तो ये बन भी चुकी है दोस्तों, लागत से बनेगी, बनकर तैयार हो चुकी है। यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग एवं एशिया की सबसे लंबी द्विदिशा वाली सुरंग है, जिसकी लंबाई कितनी है? 14 किलोमीटर है। फिर आता हमारा बुर्जिल दर्रे भी क्वेश्चन बनता है इनमें से भी एक, तो ये भी इम्पोर्टेंट है।
समुद्र तल से कितना 4100 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदानों से जोड़ता है। बर्फ से ढक जाने के कारण यह शीत ऋतु में व्यापार तथा परिवहन के लिए बंद रहता है। फिर आता पीर पंजाल दर्रा। यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिमी में स्थित है। किसमें? दक्षिण पश्चिमी। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला यह पारंपरिक दर्रा मुगल रोड पर स्थित है। उप प्रायद्वीपीय के विभाजन के बाद इस दर्रे को क्या बंद कर दिया गया है। फिर आता है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिमी पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे से जम्मू में से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। समुद्र तल से कितना 2835 मीटर की ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में यह दर्रा स्थित है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। शीत ऋतु में यह बर्फ से क्या रहता है? ढका रहता है। बर्फ अधिक पड़ती है यहाँ पे। फिर आता है सिपकी लादर्रा। समुद्र तल से 5669 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा सतलुज महाखंड से होकर हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत से आने वाली सतलुज नदी इसी दर्रे से भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। ये दे रखे मैप में भारत के प्रमुख दर्रे। ये देख सकते हो आप, ये साफ नहीं दिख रहा थोड़ा। इसकी मैं शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी इस पर। फिर आता हमारा रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे की ऊंचाई कितनी है? 3989 मीटर है। फिर यह मनाली को लेह सड़क मार्ग से जोड़ता है। इसे हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है। फिर आता है बड़ा लाचला दर्रा। यह समुद्र तल से कितना 4890 मीटर की ऊंचाई पर है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और दर्रा मनाली को लेह से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। कहाँ पे है? मनाली को लेह से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर। फिर शीत ऋतु में नवंबर से मई तक यह क्या होता है? बर्फ से ढके होने के कारण इसका आगमन के लिए बंद रहता है, बंद कर दिया जाता है इस दर्रे को। फिर आता है कि माना दर्रा। महान हिमालय की कुमायूं पहाड़ियाँ जो कहा उत्तराखंड में समुद्र तल से कितना लगभग 5611 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? माना दर्रा। फिर शीतकाल में यह लगभग 6 महीने बर्फ से ढका रहता है। फिर आता नीति दर्रा। नीति दर्रा 5068 मीटर की ऊंचाई पर स्थित उत्तराखंड के कुमायूं में स्थित है। यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। शीतकाल में यह बर्फ से ढके होने के कारण मध्य नवंबर से कहाँ तक? नवंबर के बीच में और मई के बीच तक बंद रहता है आने जाने के लिए। फिर आता है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा भारत चीन युद्ध 1962 में सामरिक महत्व के कारण चर्चित यह दर्रा सिक्किम राज्य की, ये साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम कल करेंगे अपना नाथुला दर्रा से स्टार्ट करेंगे।